आज मार्केट के पास फिर से थोड़ा हारा निशान है। ये ग्लोबल मार्केट से हमको मिल रहा है, सेंसेक्स निफ्टी 15 अंक ऊपर है, लेकिन डोमेस्टिक कारणों के लिहाज से देखेंगे तो आज बाजार के पास कुछ अहम आंकड़े तो नहीं, लेकिन हाँ एक ऑप्शंस को लेकर कुछ ना कुछ सरकार की योजना है, यानी कि सेबी की योजना है। ऑटो पे आज फिर से कुछ असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देर शाम कुछ और बयान आए, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। और आज की रणनीति, ईसीबी का फैसला, ये सब कुछ है इसी कार्यक्रम में। तो आज संकेत मार्केट के पास तो थोड़े मिक्स्ड है। मिक्स्ड इस लिहाज से कि एक तो शुक्रवार का दिन है, दूसरा आप सेंसेक्स निफ्टी को भी आप देख रहे हैं तो हल्की बढ़त है, लेकिन मार्केट के पास कोई तेजी का बड़ा ट्रिगर नहीं है, बल्कि घबराहट भी है बाजार के अंदर कि कोई बड़ा आंकड़ा, कोई ऐसा नेगेटिव आंकड़ा ना आ जाए जिससे बाजार को जूझना पड़े और इस बाजार में कमजोरी आ जाए। इसलिए पिछले 2 दिन से, यानी कि पिछले 48 घंटे से मार्केट के अंदर जो भी हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन और किसी चीज की वेट हो रही है। ये वेट कोई बड़े आंकड़े की भी है, कोई बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आज का दिन भी शायद कंसोलिडेशन के नाम ही ना निकल जाए, क्योंकि अभी तक संकेत कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। आज सेंसेक्स निफ्टी करीब 15 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, 9971 का लेवल है। इसमें ग्लोबल संकेत एक बार पहले जोड़ लेते हैं और ईसीबी ने एक फैसला लिया है, उस पर हम संदीप की जानकारी भी लेंगे। पहले एक बार जरा देखिए एशियन मार्केट्स में इस समय कैसे कामकाज हो रहा है। ज़्यादातर एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम तो है नहीं इसके अंदर। जैसे निकाई का बाजार आधे % की गिरावट के साथ है, तो शंघाई का बाजार फ्लैट है। स्ट्रेट टाइम्स करीब 1/4% ऊपर है, और जो मार्केट्स खुले हैं उसमें हैंसेंग करीब ½ % ऊपर है, और ताइवान ये भी करीब 1/4% ऊपर है। कॉस्पी का बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव है। यूरोपियन बाजारों के एक बार कल की क्लोजिंग भी दिखा दीजिए दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ईसीबी ने जो फैसला लिया उसके बाद यूरोपियन बाजारों में मिक्स्ड कामकाज हुआ। कल ओपनिंग ठीक ठाक थी, डैक्स और फुटसी ने तो अपनी मेंटेन रखा अपनी बढ़त को, लेकिन कैक यानी कि फ्रांस का बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट ही जाके बंद हुआ है। यूएस के मार्केट्स के अंदर भी कल ऑलमोस्ट फ्लैट ही कामकाज हुआ है। तो आपको ऑलमोस्ट आंकड़ों तो समझ में आ गए हैं ग्लोबल मार्केट के। अब इसे पीछे की स्टोरी, यानी कि ईसीबी की कल एक बैठक थी, उसको लेकर कल क्या हुआ, इसका जो भी फैसले हुए उसका क्या मतलब है, भारतीय बाजारों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अब एक बार ये समझ लेते हैं संदीप से। संदीप बताएं कल ईसीबी की बैठक के अंदर क्या हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट थी ये बैठक काफी, क्योंकि इसमें एक तो ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला आता है और दूसरा जो बॉन्ड खरीद चल रही है ईसीबी की उसको लेकर क्या फैसला आता है, ये बाजार सुनना चाहता था। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, और ईसीबी की बैठक के बाद जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस आए हैं, जो अनुमान आए हैं, वो थोड़े से सपोर्टिव हैं। अगर आप देखिए 2017 के लिए जो ग्रोथ अनुमान है वो 1.9% से बढ़ाकर 2.2% किया गया है, और 2007 के बाद अगर आप देखें अब जो प्रोजेक्शंस रखे गए हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक ग्रोथ किया, और यही कारण था कि इस वजह से हमने यूरोपियन मार्केट में कल काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी। 2018 और 2019 के जो अनुमान थे 1.8 और 1.7% के, उनको बरकरार रखा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट था डिम्पी, कल द्रागी की स्पीच, जो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम की बात मैं कर रहा हूं, बाजार ज्यादातर एंटिसिपेट कर रहा है कि इसको लेकर जो फैसला है वो अक्टूबर में, यानी कि जो अगली बैठक है उसमें देखने को मिलेगा। वैसा ही स्टैंड मारियो द्रागी ने रखा, और इनफैक्ट उनकी ओर से जो कमेंट्री थी वो काफी नरमी वाली थी, डविश कमेंट्री थी, जिसकी वजह से आप देखिए पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखा। उनका ये कहना है कि महंगाई दर यूरो जोन में अब भी काफी कम है, और जब तक महंगाई नहीं बढ़ती है, उनके टारगेट्स के पास नहीं आती है, ये जो बॉन्ड खरीद है वो हो सकता है कि लंबे समय तक भी जारी रह सकती है, और अगर जरूरत पड़ी तो ये जो बॉन्ड खरीद है उसको उसकी जो समय सीमा और उसका जो क्वांटम है, इन दोनों में बढ़ोतरी भी की जा सकती है, और एटलीस्ट दिसंबर तक तो ये जो बॉन्ड खरीद है वो जारी रहेगी। तो ये ऐसे कमेंट्स थे जो कि बाजार सुन के खुश हुआ कि कम से कम जो बॉन्ड खरीद है वो दिसंबर तक जारी रहेगी, और उसके बाद भी हो सकता है कि ये जारी रहे। तो ये अपने आप में लिक्विडिटी को पुश करने वाली बात है, जिस वजह से यूरोपियन मार्केट देखिए कल आउट परफॉर्म करते हुए दिखे, और 5% के आसपास तक के गेंस देखने को मिले। ठीक है, तो द्रागी का बयान इंपॉर्टेंट है। 2% के आसपास की ग्रोथ रेट उन्होंने बताई है कि आगे चल के वो अचीव करेंगे। पहले 2% से कम का टारगेट था, अब 2% से ऊपर का टारगेट है। अच्छा संदीप, हमको एक और ट्रिगर आप बता सकते हैं कि जो आने वाले दिनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 चीज ना हम रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। पहला सोना, ये टूटने का नाम नहीं ले रहा, दूसरा कच्चा तेल, इसको लेकर भी स्ट्रेंथ बनी हुई है मार्केट के अंदर। इन दोनों पे कोई अपडेट है, कोई नई ट्रिगर है? उसका कारण है डिम्पी, देखिए ये जो मैंने आपको पॉलिसी बैठक के नतीजे बताए उसमें मारियो द्रागी की स्पीच में उन्होंने यूरो में जो हाल फिलहाल में काफी उठापटक आई है और खासतौर पे मजबूती आई है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि काफी अनिश्चितता होती है। लेकिन जिस तरह से ग्रोथ के अनुमान को ईसीबी ने ऊपर किया है, उससे यूरो में कल हमने देखा काफी ज्यादा स्ट्रेंथ डॉलर के वीजा भी बनती हुई दिखी, तो उस वजह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, और डॉलर इंडेक्स जनवरी 2015 के बाद यानी कि 32 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि कमोडिटीज को एक पुश देखने को मिल रहा है। 2 दिन से लगातार
बाद क्रूड में हमने तेजी देखी, कल थोड़ा सा वहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन सोना देखिए एक साल की ऊंचाई पर पहुंच गई, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जिस तरह से 32 महीने की निचले स्तर पर है, तो उसको कहीं ना कहीं सोने के तौर पे जो सपोर्ट है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ठीक, डॉलर इंडेक्स का फायदा मिल रहा है गोल्ड को, तो गोल्ड के अंदर जो भी ट्रेडेड कर रहे हैं, हालांकि रणनीति हम आपके सामने अभी थोड़ी देर में रखेंगे, लेकिन हाँ गोल्ड को बेनिफिट तो मिल रहा है डॉलर इंडेक्स का, जैसे हमको संदीप ही समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा एफआईएस का कामकाज भी आप देख लीजिए इन बिटवीन। संदीप शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एफआईएस का कामकाज देखिए, अब फिर से उनकी तरफ से बिकवाली हुई है। ये लगातार जो बिकवाली है ना एफआईएस की, ये बाजार को ऊपर नहीं आने दे रही है, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि मार्केट शायद इस कंसोलिडेशन को थोड़ा और बड़ा करे और वेट कर रहा है कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आने की। दोनों तरफ के हैं, ये बुल्स भी हैं और बियर भी हैं, दोनों को एक वेट है बाजार में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने के। डीआईएस की तरफ से जो खरीदारी हुई उसका क्वांटम अब एफआईएस के बिकवाली के क्वांटम से थोड़ा कम हो गया है। कल भी ऐसा था, परसों भी ऐसा, और आज भी कल के सेशन में भी हमको ऐसा ही दिख रहा है। 245 करोड़ रुपए की सिर्फ खरीदारी हुई है। तो एफआईएस डीआईएस की बिकवाली अब हमको प्रेशर में दे रही है, हमको मुश्किल में लेके आ रही है। तो ग्लोबल मार्केट का जो हमने एक सेंटिमेंट देखा, एफआईएस कामकाज देख लिया, अब एक बार जरा आउटलुक भी आप देख लीजिए कि बाजार आज कैसे चल सकता है। आज एक सीमित दायरे में फिर से ट्रेड रहने की उम्मीद है। जैसे हमने कहा ना, कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। ये कंसोलिडेशन में 10,000 के लेवल्स को लेकर अभी कन्विक्शन नहीं बन रहा है। 9980 यानी कि 9900 के इर्द गिर्द बाजार घूमेगा। 10 पॉइंट ऊपर नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 10,000 से पहले का स्टॉप लॉस, और इसी तरह से 9900 के आसपास का जहां पे बेस है, इसके 10 पॉइंट ऊपर नीचे का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। निफ्टी बैंक कल लग नहीं रहा था कि वीकली एक्सपायरी है, तो फिर भी आप एक चीज का ध्यान रखिए, इस पूरे हफ्ते या पूरे 10 दिन में कभी भी 24,150 के लेवल को हमने ब्रेक नहीं किया, अभी भी वो मेंटेन्ड है। तो आप इसमें ध्यान रखें, 24,150 से स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। आज डिक्सन टेक्नोलॉजी का आईपीओ बंद हो रहा है, बीआरएनएल का आईपीओ भी बंद हो रहा है। स्पेशली ध्यान रखिएगा श्री इंफ्रा और बीआरएनएल के आईपीओ पे। इसका आईपीओ का अगर क्वांटम नहीं भरता सब्सक्रिप्शन का, तो फिर मुश्किल में हो सकता है श्री इंफ्रा भी। इसके अलावा फाइनेंशियल, ऑटो, मेटल के शेयरों में आज कुछ ध्यान रखिएगा, ज्यादा इनमें कुछ पुल बैक आ सकता है। और इंपोर्ट अनुमति से चीनी के शेयर में आज फोकस रहेंगे। कल शाम को फाइनली नोटिफिकेशन आ गया 3 लाख टन जो चीनी इंपोर्ट करनी है उसको लेकर। खैर ये आउटलुक था आपके सामने। अब मेरे साथ मिहिर भट्ट जुड़ चुके हैं, जी बिजनेस एडिटर। मिहिर शुक्रिया। अब आज फिर से लग रहा है कि कंसोलिडेशन दिन है, वही इरिटेशन, वही आपकी बात बिल्कुल ठीक नजर आ रही है कि बाजार में बुल्स एंड बियर दोनों वेट कर रहे हैं ट्रिगर्स का। जी हाँ, देखिए अभी भी स्थिति तो वैसी ही है कि ट्रिगर्स का वेट हो रहा है, लेकिन अब इसमें देखना होगा कि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, अगर कोई रिस्क एवर्जन देखने को नहीं मिलता है और 9900 डिफेंस हो जाता है या फिर 9950 की तरफ जाने की मार्केट कोशिश करता है, तो कम से कम एक अच्छा सर्किट बनेगा, और कुछ नहीं तो शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। क्योंकि देखिए कल के मार्केट में भी आपने देखा होगा, मार्केट तो ठीक है, इवन ऑन निफ्टी बैंक जहां पर उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलेगा वीकली एक्सपायरी के चलते, वहां पर भी कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला था। तो आई थिंक टोन तो वही रहेगा आज भी मार्केट का। अगर आप देखें सीमित दायरे का कारोबार, अब वो बायस देखना पड़ेगा, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। लेकिन कल जो एक बात हम लोग कर रहे थे कि अभी भी जो एफआईएस ना, पिछली पूरी सीरीज में अगस्त में क्या हुआ था कि मतलब ऑन एन एवरेज 70% सेशंस में एफआईएस की जो सेलिंग थी उतना ही मैचिंग डीआईआईस ने बाइंग करके किया था। लेकिन अब वो गैप अगर आप देखें तो डेली बेसिस पे बढ़ा हुआ है, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है मार्केट के लिए, और ये ब्रेथ को कमजोर बनाता है मार्केट के लिए। ठीक है मिहिर, आज ये जो हमेशा से बाजार को संभालने वाले शेयर्स होते हैं उनमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम कहीं दिखता है कि ये मार्केट कभी भी संभालेंगे, जैसे आईटीसी, एचडीएफसी ट्विंस, रिलायंस, आज उसकी रिकॉर्ड डेट है। एचडीएफसी ट्विंस पे तो उम्मीद कम है, आईटीसी हो सकता है टेक्निकली एक पुलबैक देने की कोशिश करे, तो उसे इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज उसमें संभावना है टेक्निकल पुलबैक की। अब रही बात रिलायंस की, तो अब बोनस का ट्रिगर था, आज वैसे ही रिकॉर्ड डेट है, तो अब हो सकता है वो हो सकता है थोड़ा स्टेडी रहे या फिर हल्की सी बढ़त भी देखें यहाँ पर, लेकिन कोई आज ही के दिन में रन अवे स्पर्ट एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ पर। एक अच्छी चीज ये होगी जो कि मार्केट के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकती है, ठीक है, वो ये कि इस तरह के कंसोलिडेशन फेज में जब मार्केट है जिसमें ज्यादा एक्शन नहीं है, और अब क्योंकि डेट आ चुकी है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का आईपीओ 15 सितंबर को खुलने वाला है, तो उस वजह से ये होगा कि कुछ लोग जो साइडलाइन पे हैं वो शायद हो सकता है कैश पे ही बैठे रहना पसंद करे, थिंकिंग की चलो एक अच्छा आईपीओ आ रहा है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, और सब प्राइस बैंड भी कल आ चुका है।
तो ये फ्रॉम दैट एक्सटेंट मार्केट के लिए थोड़ा इशू कर सकता है। ठीक है, मेरे शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मार्केट के लिए भी एक ट्रिगर है। अभी आईपीओ आया नहीं है, लेकिन आईपीओ आने की सुगबुगाहट से ही बाजार के अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लवलेश शर्मा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं। लवलेश, इस समय बाजार के अंदर कैसे करना है ट्रेड? देखिए, कंसोलिडेशन है, ये हमको सभी आंकड़ों से समझ में आ रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन में पैसा बनाना एक चैलेंज है। कैसे बनेगा पैसा? वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बिल्कुल काफी चैलेंजिंग स्ट्रक्चर है, बट हम ये देखें तो रेंज काफी स्क्वीज होते जा रही है और नैरो रेंज 4, नैरो रेंज 7 बोल सकते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि अंडरटोन मार्केट का थोड़ा सा बुलिश है और कोई सा भी हमको एक ब्रेकआउट मिलता है ऑन इधर साइड, हमको उसको ट्रेड करना है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो जिस तरह से स्ट्रक्चर आज हमको समझ में आ रहा है, मेरा बाय ऑन निफ्टी की रणनीति रहेगी 9900 के आसपास आपको कहीं भी निफ्टी मिले तो आप उसको बाय कर चले। बिलो 9900 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मेरी इंट्राडे पर्सपेक्टिव अगर वोलेटिलिटी लो रहती है तो वो एज अ ट्रेडिंग आइडिया नहीं हो पाए, बट आने वाले कुछ दिनों के लिए भी वैलिड ठीक है। 100 पॉइंट की रेंज है आप, यही है। एक्चुअली हमको ना कई सारे एनालिस्ट से हमने बात की, वो भी यही कह रहे हैं सर, आप वाली बात बिल्कुल ठीक समझ में आ रही है हमको कि आज 100 पॉइंट की रेंज है, 9900 के इर्द गिर्द बाजार रहेगा। ये 50-60 पॉइंट ऊपर समझ लीजिए, 50-60 पॉइंट नीचे समझिए। मोटा मोटी आज का अगर बायस पॉजिटिव हो जाता तो एक बार हम 10,000 की तरफ शायद जा सकते हैं। अदरवाइज 9900 ही हमारा घर है, ऐसा हम आज के लिए समझ रहे हैं। लवलेश, आप शेयर्स बता दीजिए मेरे को। जी, मेरा पहला बाय कॉल रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। थोड़ा सा कल करेक्शन देखा है, हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ उसमें यूज करेंगे। ऊपर में हम उसमें 4180, 4190 रख के वापस एक बाउंस देख रहे हैं। 4080 नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा हिंडाल्गो। कल काफी कुछ स्टॉक ने 240 से 220 की रेंज ब्रेक करी है और न्यू फ्रेश और 52 वीक हाई बनाया है। मुझे लगता है यहाँ से 254, 255 एक पॉसिबल टारगेट हो सकता है इंट्राडे के लिए। 247 का स्टॉप लॉस रहेगा। 254 तक का एक टारगेट रखे हिंडाल्को पर। अल्ट्राटेक सीमेंट का भी एक बार टारगेट बता दीजिए दर्शकों को वापस से कि अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी निवेश की रिकमेंडेशन है, यहाँ पे बाय करना है ऑन 4155 का टारगेट है। तो दोनों हैवी वेट हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंडाल्को। आप इन दोनों पे ध्यान रख सकते हैं। लवलेश, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ट्रेडिंग कॉल्स आप एक बार जल्दी से नोट कीजिए। आज आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है टाटा ग्लोबल आप चुन सकते हैं, 215 का टारगेट है, 202 का स्टॉप लॉस है। कई दिन से चल रहा था, थोड़ा कल विश्राम किया इसने, कल रुक गया ये शेयर, लेकिन आज फिर से थोड़ा चल सकता है, तो इस पे आप रखें 215 तक का टारगेट। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम कल काफी स्मार्टली मूव करके गया था, ऑलमोस्ट कल अंतिमबाजी में देख भी रहे थे विद द वॉल्यूम इसने अपने हाई पे क्लोजिंग दी थी 616 पे, तो आप टारगेट 636 का रखिए। कल का मोमेंटम आज कंटिन्यू हो सकता है। 612 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, जिनके पास पहले से पोजीशन है उनके लिए भी ये स्टॉप लॉस काम कर जाएगा 612 का। रेडिंगटन पे आप ध्यान दें, कल खपत वाले शेयर जिसको हम कंजम्पशन वाले शेयर्स कहते हैं, उसमें रेडिंगटन बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा था। 12 तारीख को आईफोन 8 लॉन्च हो रहा है यूएस में, उसका फायदा इंडिया में मिलता है क्योंकि ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। आगे चल के शायद इंडिया में भी लॉन्च हो तो बेनिफिट इनके पास जरूर आएगा। तो रेडिंगटन 168 रुपए के टारगेट के लिए आप इसमें सौदा खड़ा कर सकते हैं। 156 का स्टॉप लॉस है। ये इन्वेस्टर पॉइंट की एक रिकमेंडेशन थी। उनकी दूसरी कॉल जो है वो कमिंस इंडिया है, टारगेट 940 का है, स्टॉप लॉस 907 का है। वैसे तो ये टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, इसका रोल ओवर देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी, इसमें डिलीवरी आज भी ठीक है लेकिन अभी रोल ओवर थोड़ा कमजोर है क्योंकि अभी शुरू हुई है। लेकिन फिर भी आप कमिंस इंडिया पे एक टेक्निकल पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से 940 का टारगेट रख के इसमें एक सौदा खड़ा कर सकते हैं। 907 का एक स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। आगे बढ़ते आप कुछ खबरों वाले शेयर्स भी देख लीजिए। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये सारे खबरों वाले शेयर्स लेके आपके सामने। बताएं, देखिए रजत कौन से शेयर्स हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो प्राइमरी मार्केट में हलचल रहेगी। 2 आईपीओ आज बंद हो रहे हैं, जिसमें डिक्सन टेक, इस आईपीओ को बहुत स्ट्रांग रिस्पांस मिलता हुआ नजर आया है। 4.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है अब तक और हो सकता है कि आज और सब्सक्रिप्शन फिगर्स और बढ़ती हुई नजर आए। कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी कंपनी और आसानी से जुटा लिया। 1760 से 1766 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है, नजर रखनी होगी इस आईपीओ पे। दूसरा है भारत रोड, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तक मात्र 0.7 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। श्री इंफ्रा की सब्सिडरी है और कल देखा गया था कि श्री इंफ्रा के शेयर पे एकदम से डेंट पड़ा था बिकॉज इसमें सब्सक्रिप्शन फिगर्स उतने नहीं आए जितना अनुमान था। आज भी श्री इंफ्रा फोकस में रहेगा। अगर यहां पर सब्सक्रिप्शन फिगर्स अच्छे नहीं आते तो हो सकता है श्री इंफ्रा पे हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। 195 से 205 रुपए ये एक प्राइस बैंड तय किया है कंपनी ने, जिसके जरिए लगभग 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है।
फोकस में रहेंगे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले जो है मार्केट में, वहां पर उन तमाम कंपनियों पे फोकस करना होगा, स्पेशली भारतीय इंफ्राटेल में। खबर यहां पर यह है कि इंडस स्टार जो है उसमें ब्रुकफील्ड हिस्सा खरीद की दौड़ में सबसे आगे है। वोडाफोन और आइडिया का हिस्सा खरीद सकते हैं ब्रुकफील्ड। ये भी बता दूं आपको कि भारतीय इंफ्राटेल भी हिस्सा खरीदना चाहती है ये वोडाफोन और आइडिया का इंडस टावर में। कुल मिलाकर वोडाफोन एंड आइडिया की इंडस टावर में लगभग 53% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो आज ये जो टेलीकॉम प्ले होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हायर लेवल्स पे स्लिप कर रहे थे काउंटर, हो सकता है एक बाउंस बैक कैंडिडेट बने। आईसीआईसी बैंक फोकस में रहेगा और तमाम इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो एकदम से लाइमलाइट में आ जाएगी, क्योंकि आईसीआईसी लोम्बार्ड के आईपीओ का प्राइस बैंड तय हो गया है। एक तो 15 सितंबर को खुलेगा, ये आपको बता दें। ऊपर से जो प्राइस बैंड तय किया गया वो है 651 से 661 रुपए प्रति शेयर का। आईसीआईसी बैंक इसमें लगभग 62.95% हिस्सेदारी होल्ड करता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है आईसीआईसी बैंक में। स्टील सेक्टर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि सरकार ने फ्लैट स्टेनलेस स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, और ये चीन से आने वाले जो फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, तो स्टील सेक्टर पे भी नजर रखनी होगी। सीसीएल प्रोडक्ट्स, यहां पर आरबीआई ने कंपनी में एफआई निवेश सीमा बढ़ाई है, 24% से बढ़ाकर 40% कर दी है, तो एक तो ये फोकस में रहेगा। और दूसरा स्पाइस जेट बहुत समय से चला नहीं है, लेकिन अब इनके जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, कंपनी ने नए हवाई जहाज खरीदने की योजना बनाई है और लंबी दूरी के विमान खरीदने की योजना है, ये कंपनी पर रूल कर सकती है। आखिरी बता दो डिम्पी, बॉम्बे डाइंग पिछले कुछ समय से चल रहा है और आज खबर आ गई है जमीन बिक्री की। कंपनी ने पुणे में 48 एकड़ के आसपास की जमीन बेची है और ये कुल सौदा हुआ है 13.57 करोड़ में। पुणे में जमीन बेची गई है, तो बॉम्बे डाइंग पे तो फोकस रहेगा। ठीक है, तो बॉम्बे डाइंग पे फोकस रखे। एक खबर ना सेबी की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि इस पर भी विचार हो रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। खबर ये है कि जो आपका सेटलमेंट होता है ना, अभी तक वादा के अंदर वो सिर्फ कैश के अंदर होता था, अब लेकिन सेटलमेंट के भी तरीके में सेबी बदलाव करने जा रहा है। अब आपका कैश सेटलमेंट के साथ साथ शेयर्स का भी सेटलमेंट, यानी कि शेयर डिलीवरी के साथ भी सेटलमेंट हो सकता है। ये कैसे? यानी कि अभी आप कोई शेयर मान लीजिए 100 का लेते हैं, 105 में बेचते हैं, तो आपको 5 रुपए का फायदा होता है। इसी तरह से घाटा होने पर घाटा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? उस घाटे को कैश में नहीं लेंगे देंगे। ये प्रपोजल है अभी जिस पे विचार हो रहा है, उसके बदले में आप शेयर्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो शेयर्स ले सकते हैं डिलीवरी में, या तो शेयर्स डिलीवरी पड़े उसके अकॉर्डिंग उसको आप सेटलमेंट पे डाल सकते हैं। तो सिर्फ एक कैश ही बैलेंस मैच करवाने के लिए नहीं होगा, बल्कि शेयर्स भी बैलेंस मैच करवाने के लिए होंगे। सरकार की योजना है, सेबी इस पे विचार कर रही है। काफी सारे लोगों से, स्टॉक होल्डर्स जो भी हैं, उनसे सुझाव मंगवाए गए हैं। अगर ये प्रपोजल बन जाता है, इसको तैयार हो जाता है, तो एग्जीक्यूशन पहले स्टॉक्स ऑप्शन के साथ करेगी सरकार सेबी, उसके बाद फिर हो सकता है फ्यूचर्स में, यानी कि स्टॉक्स के वादा में भी आ जाए। पहले ऑप्शंस के साथ शुरुआत होगी। 83% आजकल वॉल्यूम ऑप्शन से ही आ रहा है। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने आपके सामने रख दी है। आप मार्केट के अंदर आज कंसोलिडेशन के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। आज फिर से कुछ ज्यादा बड़ा मूव इंडेक्स में नहीं मिलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, इसलिए काफी सारे शेयर्स ऑलरेडी हम आपके सामने रख चुके हैं। 17 अंकों के बढ़त के साथ एसजेक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेबी का प्रपोजल भी आपके सामने रख दिया कि वो किस पे विचार अभी कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज जो हमको आज संदीप के लिंक से समझ में आ रही है, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स ना केवल डॉलर रुपी इक्वेशन पर फर्क डाल रहा है, बल्कि कई कमोडिटीज पर भी असर डाल रहा है। अजय केडिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये कमोडिटीज में सोने पर क्या करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टूटने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। गुड मॉर्निंग डिम्पी। डेफिनेटली टूटने का नाम नहीं ले रहा। ये साल में हमने नए हाई की तरफ जाते हुए देखा। इनफैक्ट इंटरनेशनल में 1350 का जो लेवल था, एम लेवल, वो भी क्रॉस कर चुका है। पहले हमने देखा था कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो स्पीड थी वो स्लो डाउन होगी, उसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला। टेक्निकली भी जो 1200 से 1300 का रेंज था वो ब्रीच आउट हो चुका है। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसकी वजह से भी सपोर्ट मिला। और कल के दिन में ईसीबी के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसके बाद हमने काफी अच्छा अपलिफ्ट देखा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर आने वाले दिनों में और तेजी का रुख कर सकता है, जो $1380 तक गोल्ड जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में आज भी तेजी का रुख रहेगा, बाइंग करके चलना चाहिए, जो ऊपर में करीबन 30,400 तक का टारगेट दिखा सकता है। 30,400 तक का टारगेट है, 30,000 का स्टॉप लॉस आप इस सोने पे रखें। अजय, आप कोई और स्ट्रेटजी है, किसी और कमोडिटीज में ट्रेड लेना आज हमको? डेफिनेटली मुझे लगता है क्रूड ऑयल काफी अच्छा काउंटर, जिस से हमने देखा कि हरिकेन के इम्पैक्ट है वो क्रूड को इम्पैक्ट करने लग गया है। हाँ। और कल के सेशन में हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़कर आई थी, एक्सपेक्टेड लाइन में था, बट ओवरऑल मुझे लगता है 49 का लेवल WTI तोड़ चुका है। तो डेफिनेटली ये 50 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए क्रूड में बाय का कॉल रहेगा, जो ऊपर में हमें लगता है कि करीबन यहाँ से और 3200 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 3200 का टारगेट है क्रूड पे। आज फिर से ध्यान रखिए, 3100 का एक स्टॉप लॉस है, 100 रुपए की रेंज है जिसमें आप आज सौदे खड़े कर सकते हैं। शुक्रिया अजय आज समय देने के लिए।
आगे बढ़ते कुछ एक और अहम खबरें आपके सामने रख देता हूं। इस बार त्योहारों में आपकी मिठाई के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी होगी। सरकार ने त्योहारी सीजन में चीनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है। 25% ड्यूटी पर यह इंपोर्ट होगा। इस साल चीनी का उत्पादन करीब 20% घट गया है। इसलिए सरकार ने इंपोर्ट की योजना बनाई है ताकि त्योहारों के दौरान चीनी की कोई किल्लत ही ना हो और मुनाफाखोर इसका ज्यादा फायदा ना उठा पाए। इससे पहले भी अप्रैल 2017 में सरकार ने 5 लाख टन इंपोर्ट की इजाजत दी थी। अब नोटबंदी को लेकर एक खबर सुनिए। नोटबंदी से जुड़ा एक और आंकड़ा सामने आया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 21,000 लोगों ने 4,900 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। इससे सरकार को टैक्स और पेनल्टी के तौर पर करीब 2451 करोड़ रुपए मिले हैं। ये 31 मार्च 2017 तक का आंकड़ा है और ये फाइनल डेटा है। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को काले धन का खुलासा करने का कानूनी रास्ता दिया था। योजना के तहत कुल रकम का 50% पेनल्टी और जुर्माना देकर काले धन को सफेद करने के लिए छूट दी गई थी। वहीं चिटफंड कंपनी पीएसीएल को तगड़ा झटका लगा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पीएसीएल पर 2,423 करोड़ रुपए यानी कि 2,423 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना पैसे की हेरफेर के मामले में लगाया गया है। आपको बता दें कि पीएसीएल में 4 डायरेक्टर्स ने पब्लिक फंड का हेरफेर किया था। पीएसीएल के डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह और सुब्रता भट्टाचार्य पर फंड के हेरफेर का आरोप लगा है। आपको बता दें कि 2015 में सेबी ने इसी केस में पीएसीएल पर 7,270 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सेबी ने फैसले के बाद पीएसीएल सैट में चुनौती दी थी, लेकिन सैट ने सेबी पे ही दोबारा ऑर्डर्स को लागू कर दिया था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ 15 से 19 सितंबर के बीच खुलेगा। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 651 रुपए से 661 रुपए के बीच में तय कर दिया है। कंपनी के इशू के जरिए करीब 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी है। इशू के जरिए कंपनी करीब 8 करोड़ 62 लाख इक्विटी शेयर्स को जारी कर देगी। कंपनी देश की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनने वाली है जो आईपीओ के जरिए इस तरह से रकम जुटा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब संदीप से कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट जान लेते हैं। संदीप बताएं कौन सी रिपोर्ट्स हैं और कौन से शेयर्स हैं। शुक्रिया डिम्पी। देखिए पहला कॉल है ग्लेनमार्क फार्मा पर क्रेडिट स्विस की ओर से। उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस को रिड्यूस किया है। पहले 700 रुपए का टारगेट प्राइस था, अब उसे घटाकर 650 रुपए किया है। लेकिन एक बुलिश रिपोर्ट आई है एलएनटी के ऊपर। सिटी की ओर से ये रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने अपना जो बाय स्टैंस है, जो खरीदारी की सलाह, उसे बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है। 1341 का पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 1450 के पार कर दिया उन्होंने। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मेटल्स के ऊपर। जैसे डिम्पी हम पहले बात कर भी रहे थे कि डॉलर में जो कमजोरी आई उसका जो कमोडिटीज है उनमें फायदा होगा, मेटल्स में फायदा होगा। जेपी मॉर्गन ने अपना जो मेटल्स के ऊपर रिपोर्ट निकाली उसमें वेदांता के ऊपर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, 310 से बढ़ाकर 350 रुपए किया है। उनका ये कहना है कि एक तो मेटल की कीमतें बढ़ रही है और दूसरा जो डिमांड है वो काफी मजबूत है, जिसका फायदा वेदांता के स्टॉक में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हिंडाल्को पे वो यही व्यू रख रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि एक री रेटिंग का कैंडिडेट उनको नजर आता है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और डॉलर कमजोर हुआ है और हो सकता है कि जो अपसाइड है और भी आगे ज्यादा बढ़ती हुई दिखे। यही कारण है कि जो टारगेट प्राइस है 255 से बढ़ाकर हिंडाल्को पर अब 270 रुपए किया है। ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका ये कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स जिसपे कुछ न कुछ ट्रेड हमको आते हुए दिख रहे हैं।